नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं डॉक्टर शो और डॉक्टर शो में आपको हर हफ्ते हम एक नए डॉक्टर से मिलाते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से बीमारियों से बचा जाए और कैसे कैसे समाज में यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जीत राज, जो कि MBBS हैं और बहुत जगह पर काम भी किया है, अपना भाग जो है वो दिया है। GMC में भी एज अ CMO रह चुके हैं, BMO रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार जी, जय भीम, सबसे नमो बुद्धाय। पहले सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आप देखिए बीमारियों की वजह से लोग काफी जूझते जा रहे हैं, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि जब आत्महत्या करने के लिए एक इंसान तत्पर होता है, उस वक्त दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी सोच चल रही होती है जिसे मारने की जरूरत है? सबसे पहले तो ये सवाल। ऐसा है, यहाँ तक सुसाइडल टेंडेंसी की बात है। आजकल का जो युग है, जो ये मीडिया कह लो या साइंटिफिक युग कह लो, जितने जितने लोगों के पास सुविधाएं आ रही हैं, हर एक की तमन्ना बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो झगड़े शुरू हो जाते हैं फैमिली में। जब फैमिली में झगड़े शुरू होते हैं तो नेचुरली जो आजकल का नौजवान है उसको दिखाई कुछ नहीं देता, या तो डराता है हम पेरेंट्स को, या फिर कोई और काम करना शुरू कर देता है, कोई इलीगल काम करना शुरू कर देता है। तो ये टेंडेंसियाँ बढ़ती जाती हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है अनएम्प्लॉयमेंट का। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बच्चे पढ़ लेते हैं, PhD करके घूम रहे हैं ऐसे ही, लेकिन कहीं उनको अपने खर्चे का भी वो रोज़गार नहीं मिलता। तो ये भी एक कारण बन जाता है, मेंटल जो स्ट्रेस बनती है बच्चों के ऊपर, ये भी एक कारण बन जाता है सुसाइडल टेंडेंसी का। सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एलर्जी है, अलग अलग बीमारियों से अगर बात करें, एलर्जी है, सीजनल एलर्जी है, धूल से, मिट्टी से, वेदर चेंज हो रहा है तब आपको एलर्जी हो रही है। एलर्जी से किस तरह से बचा जाए, क्या कुछ एलर्जी है? ये जो जैसे वेदर की हो गई, ये कंटेक्ट एलर्जी में आती है। तो जब भी हवा से, जो प्रदूषित हवा है उससे कंटेक्ट बनता है तो स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, रैशेज आ जाते हैं, पिंपल बन जाते हैं लोगों के, धूप पड़ती है तो सनबर्न हो जाता है, वो भी एक किस्म की है। कपड़ा पहनते हैं हम, कपड़े से एलर्जी हो जाती है। तो पहले ये है कि इसको बचने के लिए हमें पहले कारण ढूंढना पड़ता है कि किस वजह से एलर्जी हुई है। क्या वो सन से है, क्या वो हवा से है, क्या वो पानी के टच करने से है, या खाना खाने से हुई है, या कपड़ा पहनने से हुई है। ऐसे जब हम वो डायग्नोज कर लेंगे तो एलर्जी बिना किसी दवाई के दूर हो जाएगी, ऐसा मानना है। फिर भी अगर कारण ना पता चले कि कोई कारण पता नहीं है किस वजह से एलर्जी हुई है, पेशेंट बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर एक एंटी एलर्जी टेबलेट देता है, उसे थोड़ा सा जो रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बार बार खाएगा तो उसको प्रॉब्लम बनेगी। उसको अपना कारण जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, कारण पहले ढूंढना पड़ेगा। तो कारण हम ढूंढ लेंगे, कारण को अवॉइड करेंगे तो एलर्जी खत्म हो जाएगी। लक्षण क्या कुछ रहते हैं? एलर्जी के लक्षण ये भी हो जाते हैं, अगर स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन में खारिश होगी, रैश बन जाएंगे, पिंपल बन जाएंगे। और जो जब ये चीज़ें खारिश होगी तो खारिश होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। एलर्जी से अगर हवा की एलर्जी है, हवा अंदर भी गई है, हमें स्नीजिंग होगी, खांसी होगी, फ्लू बनेगी, वायरल इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। आँखों में गई है, आँखों में रेडनेस आ जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जहाँ जहाँ का जैसा जैसा सिस्टम है वैसा वैसा आएगा, तो एलर्जी अपना साइन सिम्टम देती है। कैसे बचा जाए? जैसे स्किन की प्रॉब्लम मैंने बताई, स्किन की प्रॉब्लम कंटैक्ट से होती है। कपड़ा कोई पहना है, खारिश शुरू हो गई है, शरीर लाल हो गया है, तो पता चला ये बात क्या है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें पता चलता है, जब सपोज करो लेडीज़ का यहाँ पर खारिश हो रही है, वो कपड़े भी जब कोट पहनेगी तो यहाँ तक आएगा, लेकिन कोट नहीं पहनती, लेडी का कपड़ा यहाँ तक ही होता है, लेकिन वो माला पहनती है, चैनी पहनती है, या वो चैनी सिल्वर की है या गोल्ड की है, तो वो वहाँ पर वो निशान बन जाते हैं। तो फिर हमें उसको कहना पड़ता है कि ये अवॉइड करो, चैनी नहीं डालो इधर में।
तो ऑटोमेटिकली बिना किसी दवाई लगाए वो ठीक हो जाती है। स्किन की एलर्जी है, पानी से एलर्जी हो गई है, हाथ भिगोए हैं तो हाथों में खारिश होनी शुरू हो गई है। आजकल आगे मौसम बरसात का आने वाला है तो एलर्जी हो जाएगी, पाँव खराब हो जाएंगे। जो लोग खेतों में काम करते हैं हाथ खराब हो जाएंगे। तो अवॉइड करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। इनका इलाज करने की बहुत कम संभावना होती है। लेकिन सर जिस तरह से आपने किसानों की बात की है तो किसानों को अपना काम करना है, करना मिट्टी में पड़ता है। काम करना है, खेतों में काम करना है, लेकिन वो किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? ये है कि वो मैं भी किसान हूँ एक, मैं भी काम करता था खेतों में। जब ये लगाते हैं ना धान की फसल, चावल की फसल, तो इतने पानी में लगाते हैं तो पैर जो वो पक जाते थे। पैरों को अच्छी तरह धोना चाहिए, तेल लगा के रखना चाहिए ताकि पानी का कंटेक्ट बचा रहे। तेल से पानी का कंटेक्ट बचा रहता है। अगर इन्फेक्शन हो गई है तो सूखा रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पाउडर होते हैं, एक एंटी फंगल पाउडर होते हैं, वो लगा लिए जब काम करके घर गए तो जो 24 आवर रहते हैं, साफ़ नहीं करेंगे तो नेचुरली वो पैर ख़राब हो जाएंगे उनके। जब काम ख़त्म होगा, नहीं जाएंगे, गीले जगह नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएंगे, बिना किसी इलाज के, दवाई के वो ठीक हो जाएंगे पैर। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि गांव की अगर हम बात करें, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत कमी है, डिस्पेंसरियों में डॉक्टर नहीं है, पेशेंट्स को बड़ी परेशानी हो रही है। इस केसेस में अगर आपको वायरल हो जाता है तो उसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं और कैसे हमें उससे बचना है? देखो, वायरल डिजीज़ है जो, वो इसका डायग्नोज तो बन नहीं पाता। वायरल का कोई टेस्ट नहीं होता शुरू में। खांसी लगती है, जुकाम आता है, ये वायरस है, ये सभी वायरस है। कई बार वायरल निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो वैसे ही रहेगा, एटमॉस्फेयर तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना बचाव करना है। ज़्यादा सर्दी में नहीं जाना, अगर ज़्यादा धूप आ गई है तो उसमें नहीं जाना है। अभी एकदम एक्सपोजर नहीं देना। लोग क्या करते हैं कि रजाई ली हुई है, रजाई में बैठे हुए हैं और एकदम रजाई पीछे फेंकी और बाहर निकल आए, वो एक्सपोजर, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है तो उससे एक्सपोजर आता है। तो वायरस एक ऐसा कीटाणु है जो जल्दी अटैक कर देता है, तो उससे कॉमन कोल्ड हो जाता है, खांसी आ जाती है, जुकाम आ जाता है और गले की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, आँखों की फ्लू शुरू हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हमें यही करना है कि जो वेदर की चेंज है उसको आस्ता आस्ता एक्सपोजर दें, अक्लमेटाइज हो जाएगा। फिर कोई नहीं, कहीं हर एक को नहीं होता बुखार, हर एक को ये फ्लू नहीं होती है, अभी हर एक को जुकाम नहीं आ जाता, लेकिन है जब वेदर चेंज होना है तब ये 2 साल में 2 बार जुकाम तो होना ही होना है। साल में 2 बार 3 बार तो लूज मोशन लगने हैं वेदर की वजह से, लगने तो वो टेम्परेरी चीज़ है, वो ट्रीट हो जाते हैं, बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। इससे हमें थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। लेकर अगर हम बात करें कि हार्ट की बीमारियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, उम्रदराज लोगों में तो हार्ट की समस्या है ही, लेकिन छोटे बच्चों में भी अब देखने को आज जो हार्ट की है ना, कुछ हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, कंजेनिटल होती हैं, जन्म से ही बच्चे को हो जाती हैं। लेकिन वो जो बच्चे को जन्म से होती हैं वो ज़्यादातर पेरेंट की तरफ से आती हैं। आजकल क्या है, काम सेडेंटरी वर्क है लोगों का, ज़्यादा काम लोग करते नहीं हैं, सारा दिन टीवी के बैठे रहे और खाते रहे, ठीक है। और जो ऑयली चीज़ें हम खाते हैं, ऑयली चीज़ें हो गई, मैदे वाली चीज़ें हो गई, जो मैदा है, मैदे वाली चीज़ें हो गई, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा तो वो नाड़ी में जमेगा, जब नाड़ी में जमेगा तो हार्ट की सबसे छोटी जो आर्टरी होती हैं, कार्डिक आर्टरी होती हैं, छोटी सबसे ब्रिक होती है, तो जल्दी उसके कोगुलेशन होती है, वो बंद हो जाती है। बंद हो गई तो वो आगे वाला जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अटैक आ जाएगा। तो हमें ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, सेडेंटरी वर्क जो है अवॉइड करना है, काम करना है, एक्सरसाइज करनी है। आजकल तो जिम का प्रोफेशन एक आया हुआ है, लोग जिम में जाते हैं, जो जिम में जाते हैं अपना वेट जो है वो बैलेंस रखते हैं तो उनको कम संभावना होती है, लेकिन उसकी तरफ खाने का भी ध्यान रखना है हमने। खाने में ऑयली चीज़ें, लोग आजकल ज़्यादा ट्रेंड ऑयली चीज़ों का, घर का पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, बाहर का ही मंगा, फास्ट फूड लेके आ जाते हैं। बच्चे आजकल तो खाते ही वही हैं और उनमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है।
आप कुरकुरे चिप्स से लेकर आप कोल्ड ड्रिंक तक चले जाओ, सभी में प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है। उसने अपना असर तो दिखाना ही है। अगर ज़्यादा मकदार, आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं खाने के साथ। एक बाइट लिया खाने का और एक बाइट लिया, घूंट लिया उसका कोल्ड ड्रिंक का, तो अब डाइट तो अपना असर तो करेगी। तो डाइट प्लान किस तरह से हमें बनाना चाहिए? हमें डाइट प्लान ये बनाना चाहिए कि हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें सलाद जो है ज़्यादा होना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, खाने में वेजिटेबल भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, 2 चपातियाँ, चावल थोड़े होने चाहिए। तो ये सारी जो हम मिलाएंगे तो ये बैलेंस डाइट बन जाएगी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट की जिस तरह से आपने बात की है, हाँ, मॉर्निंग में हमें क्या लेना चाहिए, दोपहर के समय में क्या लेना चाहिए और रात के देखो समय ये में क्या डिपेंड लेना करता है, कितना कितना हमें बीच हाँ, में गैप जो है वो रखना ये चाहिए? डिपेंड करता है कि घर का रहन सहन कैसा है। ये डिपेंड करता है पहले कि खाना कैसा बनता है घर में। अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो 2 चपातियाँ खाते थे और स्कूल चले जाते थे। अब स्कूल में 4 बजे के बाद आए और 4 बजे के बाद मिल गया कुछ तो खा लिया, नहीं मिला तो रात को ही खाना है। तो वो खाना खा खा के हम आज इस हालत में हैं। अगर आप इस वक्त की बात करें, इस वक्त सुबह भी बच्चे क्या करते हैं, 2 परांठे खाते, परांठे के बिना फुल्का खाना ही नहीं है। सिटी की बात कर रहा हूँ, गाँव में तो वैसे ही वही हालत है। और ये जो बीमारियाँ हैं, हार्ट अटैक बताया, ये सिटी में ज़्यादा हैं, जो अर्बन एरिया है वहाँ ज़्यादा है, रूरल में बहुत कम है। तो खाने में क्या करते हैं कि 2 चपातियाँ ले ली, चाय भी ले ली साथ, ठीक है, तो सब्जी भी ली है और साथ में पिकन भी, अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया, टिफ़िन पैक करके स्कूल ले गए। अब 10 बजे 8 बजे गए घर से तो 12 बजे फिर खाना खा लिया। 12 बजे के बाद 2 बजे घर में आए, घर आके फिर खाना खाना है, रात को फिर खाना है। टीवी लगा दी है और टीवी लगा के बच्चे कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, साथ में पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो खाने का कोई हिसाब नहीं रखते हैं। अभी ऐसा है, टीवी में बहुत आजकल अक्षय कुमार देता है ऐड, जितना किसी का वेट है उतनी प्रोटीन होनी चाहिए। तो एक चपाती में 40 से 60 मिलीग्राम प्रोटीन होती है एक चपाती में। तो अगर मेरा वेट 40 kg है तो मुझे एक ही चपाती लेनी चाहिए, प्रोटीन इधर मिलेगी। प्रोटीन हमारे चावल में आएगी, थोड़ी बहुत कम आएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो प्रोटीन अगर लेनी है तो मुझे सुबह एक ही चपाती खानी चाहिए, और ये पूरे दिन की डाइट है। 70 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर मेरा वेट 70 kg है तो मुझे 70 ग्राम ही लेनी है, और ये पूरे दिन की है। और पूरे दिन में हम तो कितनी चपातियाँ खा जाते हैं। कोई भी आदमी मेरे जैसा, इन जैसा कोई भी आदमी बैठा हो तो 4-5 चपातियाँ तो खा जाएगा। अब एक चपाती में सपोज करो 60 ग्राम है तो कितनी होगी उसकी, 6 के हिसाब से 6 के 360 होगी। तो 360 तो प्रोटीन ले गया वो, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी गए हैं। फुल चपाती में चपाती में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चावल में 80-90 तक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये फिर कितना, अगर ये खाना लगाएं तो कितना होगा फिर तो उनको प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं किया तो हमारे स्टमक की एक प्रॉपर्टी है, हम जितना खाते हैं, जितना पेट भर के खाएं, ये हमारा स्टमक 4 गुना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता है, 4 गुना ज़्यादा। अगर आदमी 2 फुल्के डेली खाता है अपनी रूटीन से, तो अगर स्टमक उसने भरना है, पूरा पेट अपना भरना है, तो 2 के बदले 8 फुल्के खा सकता है, खा लेता है वो। तो फिर किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस? ऐसा है कि तो ये जो पहले ये जो स्टमक है ना, तो ये 4 घंटे में खाली कर देता है, चाहे उसमें 2 फुल्के डाले हों, चाहे उसमें 10 फुल्के डाले हों, 4 घंटे में उसने खाली करना ही करना है। अब डाइजेशन भी होनी है, ये तो होगी उसकी, ये तो हो गया अपना डाइजेशन। अब उसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी है। एब्जॉर्प्शन होने के लिए पूरा दिन लगता है।
तो पहले वाली को एब्जॉर्प्शन होने दें पहले, तो फिर दूसरी डाइट लें। लेकिन हमने रूटीन बनाई है कि 3 बार 4 बार, चाहे तो जितने बार मिले हम खाते जाते हैं, जितने बार मिले खाते जाते हैं। तो हमें ये अगर कैलोरी का हिसाब नहीं आता तो हम रूटीन में ऐसा कर लें, सुबह जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो सुबह चाय ले लो, और चाय ले लो साथ में कोई बिस्किट वगैरह ले लो, ठीक है। फिर लंच आ गया, लंच में आप 2 चपाती लो, चावल लो, कटोरी दाल लो, थोड़ी सब्जी लो, कटोरी दही लो, और एक कोई ना कोई एक फ्रूट ले लो। ये डाइट लंच की बात आ गई। अब आफ्टरनून शाम को 4-5 बजे चाय ले लो, सुबह वाली जो ली है चाय ले लो, हाँ रूटीन में चाय ले लो, 2-4 बिस्कुट ले लो, ठीक है। नाइट को आप लंच से कम लेना चाहिए हमें, लेकिन आम हमारी इंडियन हैबिट जो है हम डिनर ज़्यादा लेते हैं। वो डिनर जो ज़्यादा लेते हैं वो हमें बीमारियों का कारण बनाता है। तो जो जितना लंच लिया है अगर उतना भी डिनर लो फिर भी सफिशेंट है, लेकिन हम ज़्यादा लेते हैं। तो डाइट का अगर कंट्रोल करना है, साइंटिफिकली ये माना गया है कि एक टाइम की पेट भर के डाइट खाई हो तो 24 आवर के लिए काफ़ी है, एक टाइम की खाई हो। लेकिन हमारा तो क्या है कि चलते रहना चाहिए, खाने को कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए। और आजकल तो फास्ट फूड का ट्रेंड है, बनाना भी नहीं पड़ता, नहीं है तो चाय ली है तो हो सकता है पूरा लिफाफा साथ में चिप्स का या कुरकुरे का या कोई वो पूरा लिफाफा एक ही खा ले, तो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं और मैदा होता है। और अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, हाँ, तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? डाइट बैलेंस नहीं है तो हमें तो न्योता दे रहे हैं सभी बीमारियों को। मोटापा आ जाएगा, मोटापा आएगा तो मोटापा तो जड़ है बीमारियों की। हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड प्रेशर होगा, जब वेट बढ़ जाएगा घुटने में जल्दी जवाब दे जाएंगे। तो ये जब हमारी पाचन शक्ति के खराब हो जाएगी तो हमारा पेट ही खराब है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पेड़ है तो उसकी जो जड़ है, तो जड़ को अगर पानी अच्छी तरह से मिलता रहे तो पेट ठीक रहेगा। तो हमारा पेट जड़ है, तो यहाँ ही अगर हमने गलत चीज़ डाली है तो नेचुरली हमारा शरीर कब तक चल पाएगा। कुछ लोग हार्ड वर्कर हैं जिनको ज़्यादा उसकी पाचन शक्ति वो तेज़ होती है, तो वो ले भी लें, दूसरी बार खाना ले भी लें तो मेरा ख्याल है वो हजम कर गए हैं, अपना वेट भी रिड्यूस। कितना पसीना बहता है। अगर हम स्वेटिंग की बात करें तो गर्मी के दिनों में अगर स्वेटिंग ना भी आए किसी को, फिर भी 1.5 लीटर जो हमारा पानी है वो स्वेटिंग के जरिए चला जाता है। 1.5 लीटर स्वेटिंग ना भी आए, और जब एक बार फुल स्वेटिंग आ गई है तो 1.5 लीटर उस वक्त चला गया। तो 1.5 लीटर तक हमारा यूरिनेशन होती है, तो कितना पानी लॉस होता है हमारा। तो पानी को बैलेंस करना है। हमारी शरीर में 70% वाटर होता है, तो इसको बैलेंस करना है। और खाना खाते वक्त सब्जियों में पानी होता है, डाइट में भी पानी होता है, फिर हम पानी बाहर से भी लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास तो मामूली बात है ले लेते हैं। तो अगर पूरे दिन की बात करो तो फिर तो ज़्यादा ही है। तो गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा पीना चाहिए। जो हमें पसीना दिखता नहीं है वो 1.5 लीटर चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो जो एक बार दिख जाता है। कुल मिलाकर हमें पूरे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? गर्मियों के दिनों में तो 5-6 लीटर पानी पी लेना चाहिए, 5-6 लीटर होना चाहिए गर्मियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में खाना खाया, खाना खाने के आधा घंटा रुको और उसके बाद पानी ले लो। 1 गिलास पानी काफ़ी है एक बार टाइम पीने के लिए। और एक पानी एक ऐसी डाइट में वो शामिल है कि वो हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगी है। हमारा सिस्टम हमें बता देता है कि प्यास लगी है, तो जब प्यास लगी है तो तब पी लो, बशर्ते कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा पेशाब आता है और ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं पानी की ज़रूरत होती है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया 3 निशानियाँ हैं डायबिटीज़ की। तो उनको तो ज़्यादा, उनको तो बार बार भूख लगती है, लेकिन वो खाना खाया तो हजम हुआ गया, लेकिन उसको अपनी बॉडी को क्या बोलते हैं लगता नहीं है।
अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को किडनी की शिकायत हो जाती है, यस, अमूमन जब हम लोग घर में होते हैं तो पता नहीं होता है कि किडनी की शिकायत हो रही है, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं रूटीन में, जब आप बॉडी टेस्ट कराते हैं, हाँ। पहले तो ये बताइए कि एज पर रूटीन हमें अपना बॉडी प्रोफाइल कितने कितने महीनों के बाद कराना चाहिए? 6 महीने के तक। 6 6 महीने में के बाद। अपना बॉडी, 6 महीने नहीं है तो साल में तो एक बार करवा लेना चाहिए। वैसे प्रिस्क्रिप्शन ये कहती है कि 6 महीने में हमने अपना बॉडी प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। करा लेना चेंजेज आती रहती हैं, एक बार कैल्शियम ज़्यादा आ गया, दूसरी बार कैल्शियम बैलेंस हो जाएगा, एक बार कई बार आ जाता है सपोज करो ब्लड में हीमोग्लोबिन आ गया जी 10% आ गया, आपने डाइट इम्प्रूव की है, डॉक्टर ने बोला कि हीमोग्लोबिन कम है तो इम्प्रूव करेगा, नेक्स्ट टाइम वो 12 का आ गया। किडनी की अगर समस्या हो रही है किसी पेशेंट को, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है टेस्ट से पहले ही? टेस्ट से पहले, अच्छा, किडनी की प्रॉब्लम का ये है कि एक तो पेशाब में कमी आना शुरू होती है, जिसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। पेशाब में कमी आना शुरू होती है, पेशाब आता नहीं है पूरा, लगता है लेकिन आता नहीं है पूरा। वो ट्रैक है ना, जो यूरिनरी ट्रैक है, उसमें इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से नहीं आता। जब पेशाब नहीं आएगा लेकिन बन रहा है पूरा, तो वो बैक प्रेशर देगा, ब्लड फुल हो जाएगा तो वो बैक प्रेशर देगा, बैक प्रेशर देगा तो किडनी पर असर पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरा है, कई बार हम सिंपल यूरिन पेशेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि मुझे लाल पेशाब आया, तो ये इंडिकेशन है, लाल पेशाब आया तो लाल होगा ब्लड की वजह से, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ट्रैक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ट्रैक में प्रॉब्लम लेने से पहले हम डायरेक्ट किडनी पर जाते हैं, क्योंकि वो फिल्टर करता है। फिल्टर नहीं किया ठीक तरह से, ब्लड यूरिन में आ गया, इसके मतलब कि किडनी में प्रॉब्लम है। एक ये इंडिकेशन बन जाती है पेशेंट को कि लाल पेशाब आ गया है। या बहुत पीला पेशाब आया है, तो पीला पेशाब होता है हमारा लीवर की वजह से। लीवर में एक हार्मोन पिगमेंट है, वो सिक्रीट होती है बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन ज़्यादा एक्सेस में बढ़ जाती है तो वो यूरिन में सिक्रीट होती है, तो वो पीला पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो हम जब पीला पेशाब आया तो डॉक्टर का माइंड डायरेक्ट चला जाता है लीवर के ऊपर, फिर वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, फैटी लीवर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं बनी हुई है। अगर लाल पेशाब आया है तो बोलेगा जाओ KUB कराओ, किडनी यूरिन ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करो जाके, वहाँ पता चलेगा स्टोन है क्या नहीं है, जो भी है वो पता चल जाएगा सारा वगैरह। पहले इंडिकेशन हमारी यूरिन से आती है, बीमारी होने से पहले यूरिन अगर ठीक आ रहा है, ठीक फ्लो बन रहा है उसका, तो हम समझेंगे कि किडनी ठीक है। या फिर पेन हो जाती है कहीं को, ये लंबर रीजन है ना, जो यहाँ पर पेन होती है, पेन होगी तो फिर भी हमारा जो ध्यान है, डॉक्टर का ध्यान है, वो किडनी की तरफ चले जाता है कि किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर, क्योंकि किडनी जो है वो बैक से नज़दीक है, पेट के आगे नाड़ियाँ आ जाती हैं, इंटेस्टाइन आ जाती है, और पीछे जो है वो साथ है, चमड़ी के साथ है। इसलिए किडनी में जो पेन होगी ब्लॉकेज की वजह से, स्टोन की वजह से, या कोई ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से, तो वो जो पीछे है वो दर्द होती है। तो अल्ट्रासाउंड कराओगे पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। एक होती है क्रेटिनिन लेवल, जो ब्लड के टेस्ट कराने से पता, वो ऐसे वो उसका सिम्टम नहीं आता कोई भी, उसका टेस्ट में पता चला क्रेटिनिन बढ़ी हुई है, इट मीन्स कि किडनी डिफेक्टिव है, वो पूरा नहीं कर रहा है। और क्रेटिनिन कितना, वैसे तो मोर देन लेस देन दिखाया जाता है, और कई बार डॉक्टर ये भी कह देते हैं कि इतना ज़्यादा क्रेटिनिन नहीं है, आप परहेज करेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है किडनी पे। 0.1 से 1 तक लगा लो, कई बार 1.1 भी हो जाता है, तो ये भी वेरिएबल है, इसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, मान लीजिए अगर 500 शुगर हो गई है और 62 के प्लस आपकी एज है, एज पर एज के हिसाब से तो देखा जाए तो 500 बहुत ज़्यादा तो नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके बाद अटैक आ सकता है। 500 बहुत ज़्यादा होती है। और जो पैरों के अंदर स्वेलिंग होती है, वो क्या कारण रहता है उसका, उन दोनों का आपस में क्या मिलाप है? हाँ, ये बात है कि जो किडनी है ना, किडनी की जो शुगर लेवल वो फिल्टर करने की जो क्षमता है ना, वो 140 है मिलीग्राम पर ml। तो 140 है इसकी थ्रेशोल्ड। अगर 140 के ऊपर चली जाती है
तो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है। जब शुगर लेवल ज़्यादा हो गई ब्लड में तो अब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ेगा, डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, बाकी जो सिस्टम है उनके काम करने, क्योंकि जो शुगर से ही तो शुगर है तो जो अपने फंक्शन जो कर रहे हैं सारे जितने भी ऑर्गन हैं वो ठीक ठाक फंक्शन करेंगे। हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को अगर 1 सेकंड के लिए शुगर नहीं मिले तो वो शुगर, वो आदमी को अटैक हो जाता है, सिंकोपल अटैक हो जाता है, वो आदमी गिर जाता है। रही आपने सोजन की बात करी है, तो सोजन इसलिए आती है क्योंकि किडनी वो फिल्टर नहीं कर रहा, शुगर लेवल ज़्यादा है तो किडनी डिफेक्टिव है, वो उसके साथ क्या है अपना वाटर भी उसको नहीं कर रहा, तो वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो पाँव एक डिपेंडेंट एरिया है, तो पाँव जो पानी है वो पाँव में आ जाता है, इसलिए वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन कई बार लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, जब आपके पैरों में सूजन हो जाती है तो बहुत से गलत इंडिकेशंस जो होते हैं वो रहते हैं, पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर ली है, हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे थोड़ी रिलेटेड है कि हार्ट पूरा ब्लड पंप नहीं कर रहा, इसलिए ये वजह से भी वो स्वेलिंग हो जाती है। अगर वो दोनों सिस्टम ठीक हो गए हैं, स्वेलिंग बहुत ठीक हो जाती है। हम लेडीज़ की बात करें, प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, तो अनीमिया होने की वजह से, वाटर रिटेंशन होने की वजह से 90% पेशेंट को जो है स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। चलिए, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि बीमारियों से किस तरह से बचा जाए? वैसे तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है बीमारियों के बचने के लिए, बीमारियों के नाम भी लिए मैडम ने, तरह तरह की हर फील्ड को टच कर लिया मैडम ने। तो मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि ये अफवाहें हैं जो, वो अफवाहों पर मत चलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड बिल्कुल कम करें। मैं फास्ट फूड एजेंसी वालों से के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो सोचेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे ख़िलाफ़ दे रहे हैं बयान। तो फास्ट फूड को कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा अपना जो खाना है चक्की का, अपनी चक्की का, जब पहले घर की चक्की होती थी कोई बीमारी नहीं लगती थी, अब हम रिफ़ाइन आटा खाना शुरू कर लिया हमने, सफ़ेद रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे थोड़ा बच कर रहें। घर का खाना खाएं, अपनी रसोई का खाना खाएं। रसोई में जो है, रसोई में हमारे जो मसाले पड़े होते हैं, सभी बीमारियों का इलाज तो हमारी रसोई में पड़ा हुआ है, लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। हम एकदम से ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाके तो डॉक्टर नेचुरली सब बॉडी प्रोफाइल जब करवाएगा तो फिर बीमारियां सारियां सामने आएंगी। बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, कोई भी ओपन चीज़, कोई भी खुली चीज़ है, खुली चीज़ नहीं खानी, और बद चीज़ भी नहीं खानी। जैसे आप जूस ले लो, रियल जूस ले लो, दिखता कुछ नहीं है, तो डब्बे में बंद है, पैक चीज़ है, नहीं खानी है, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं फंगस कब की लगी होगी नीचे, तो हम वो पाइप लगाते हैं, पी जाते हैं, हमें नहीं पता हमने क्या पिया कि क्या नहीं पिया। बाहर लिखा हुआ है रियल जूस, कब का पैक हुआ, कहाँ कहाँ वो गिरा, कहाँ कहाँ वो रखा, कैसे उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोका कोला का कलर है, अब क्या पता है बीच में क्या है नहीं क्या है, तो उससे बेहतर है अपना घर का पानी पियो, साफ एक्वागार्ड का पानी पियो। जंक फूड्स को नहीं टच करना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, रियल जूस नहीं पीना है। यानी कहने का मतलब यह है कि बाजार से कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, फ्रेश चीज़ खाइए, नहीं बाजार से पियो, सेहत के लिए जूस पीना है, बाजार से जूस पीना है तो जूस रेडी पर जाओ, फ्रूट लो, अच्छे से फ्रूट लो, फ्रेश जूस लो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बंद नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से बीमारियों का इलाज हो सकता है, सिम्टम किस तरह से रह सकते हैं जो घातक साबित हो सकता है, लेकिन इस पर गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन आपको नए डॉक्टर से मिलाया जाता है ताकि आपके पास जो परेशानियां हैं उन पर गौर फरमाया जाए, हल उनका आपको घर बैठे ही मिल सके, तो आप गौर ज़रूर कीजिए। आप देखते रहिए।